अपनी पत्नी के मुंह से इतना कठोर शब्द सुनकर विदिशा के पिता का हृदय छलनी सा हो गया था। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, कैसी मूर्खों वाली बातें कर रही हो। अगर विदिशा अपने होश में होती तो वो भी यही निर्णय लेती। जितनी तपस्या तुमने अपनी बेटी को बचाने के लिए की है, उससे कम योगदान मेरा भी नहीं है। और तुम्हारे मस्तिष्क में ये विचार आया कैसे कि मैं अपनी बेटी को मोहरा बनाऊंगा? कहते हुए विदिशा के पिता का क्रोध एकदम से बढ़ता चला गया। उनकी आवाज में क्रोध ही नहीं बल्कि एक पीड़ा भी छुपी हुई थी। वही पीड़ा जो अपनी पत्नी के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनने के बाद उनके हृदय में उत्पन्न हुई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं अपनी बेटी को फिर से वहां नहीं भेज सकती। मैं माँ हूँ, मेरी पीड़ा तो महसूस करो। वो पिछले 25 वर्षों से इसी अवस्था में है। तुम पिता हो, तुम भोजन और औषधि की तलाश में चले जाते हो, लेकिन मैं माँ हूँ। मैं पूरा दिन इसके अंदर की पीड़ा को महसूस करती हूँ। मैं महसूस करती हूँ इसके अंदर पैदा हुए उन घावों को जो शक्ति मौली ने इसके हृदय के साथ साथ इसके मन मस्तिष्क पर दिए थे। कहते हुए विदिशा की मां रोने लगी थी। मुझे सब ज्ञात है, लेकिन हमारी प्राथमिकता इस राज्य को बचाने में है। और विदिशा अगर ठीक होती तो उसकी भी प्राथमिकता यही होती। शक्ति मौली ने जो किया उसके कर्मों का दंड उसे मिलेगा, लेकिन मैं युवराज रुद्रदेव की बलि नहीं चढ़ने दे सकता, जिन्होंने विदिशा के हाथों में जन्म लिया था और पले बढ़े थे। अगर देवयानी राज्य रक्षक को ढूंढने में सफल नहीं हुई तो युवराज को अपना बलिदान देना पड़ेगा, और ये मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। विदिशा के पिता की आवाज में दृढ़ निश्चय था, जो कि ये दर्शा रहा था कि वो अपनी पत्नी के कहने पर रुकने वाले नहीं हैं। कुछ देर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर विदिशा के पिता उठकर वहां से चल पड़े। उन्हें जाता देख विदिशा की मां ने उन्हें टोका और बोली, महारानी विजया देवी के अलावा किसी और को ये संदेश मत देना, वरना हमारे प्राण संकट में आ सकते हैं। ठीक है, कहकर वो राजमहल की ओर चल पड़े। विदिशा के महारानी का नजदीकी होने के नाते उन्हें सब ज्ञात था कि कौन महारानी विजया देवी की खास है और कौन नहीं। अतएव नगर में जाकर वो महारानी के निजी गुप्तचर के हाथों उन्हें संदेश भिजवाया और फिर सभी लोग कुलगुरु के आश्रम में मौजूद थे। कुलगुरु ने विदिशा के पिता के मुंह से सारी बातें सुनी तो उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता फैलती चली गई। वो इस बात को लेकर खुश हो चुके थे कि चलो कम से कम एक रास्ता तो मिल चुका है। लेकिन फिर तभी उनके दिमाग में एक विचार कौन था और उनके चेहरे की प्रसन्नता एकदम से गायब होती चली गई और उसकी जगह चिंता ने ले ली। लेकिन इसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। मंत्री परिषद क्यों इसकी बात को प्रमाण के रूप में स्वीकार करेगा? कोई तो रास्ता होगा गुरुदेव, इस राज्य और युवराज रुद्रदेव को बचाने का। महारानी विजया देवी की आंखों में अपने पुत्र युवराज रुद्रदेव के प्रति दया याचना थी। रास्ता नहीं भी होगा तो भी खोजना होगा, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा महारानी। कुलगुरु ने महारानी विजया देवी को जवाब देते हुए कहा और फिर विदिशा के पिता की ओर मुखातिब होते हुए बोले, तुमने यहाँ आने के घटनाक्रम का वर्णन तो किया, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर विदिशा जीवित कैसे बच गई थी। कुलगुरु के मुंह से यह प्रश्न सुनकर विदिशा के पिता उस घटनाक्रम में चले गए जो आज से 25 वर्ष पहले घटित हुई थी, और उन्होंने उसे याद करते हुए कहा, जब शक्ति मौली के द्वारा विदिशा के ऊपर अत्याचार किए जाने के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, उस समय किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पूरा राज्य क्रोध में उबाल मार रहा था। इंद्रनगर के हजारों वर्षों के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब राज परिवार के किसी सदस्य द्वारा सेविका के ऊपर ऐसे अत्याचार किया गया था, जो कि ये दर्शा रहा था कि राज परिवार का अंत निकट आ गया है और इसके लिए शक्ति मौली को मृत्यु दंड देना अति आवश्यक था। लेकिन राज परिवार का सदस्य और अक्षौहिणी सेना का सेनापति होने के नाते उसे ये लाभ मिला और उसे गृह निष्कासन का दंड मिला। विदिशा केवल शक्ति मौली के अत्याचार का शिकार नहीं हुई थी, अपितु उसके ऊपर किसी भारी वस्तु से प्रहार भी किया गया था। जब हम उसकी लाश को नदी में प्रवाहित करने के लिए लेके जा रहे थे तो हमें उसके शरीर में जान महसूस हुई और हमने उसे बिना किसी को बताए छुपा लिया। चूंकि उसके ऊपर प्रहार किया गया था और इस बात का जिक्र किसी भी तरह से कहीं नहीं था,
तो हमें लगा कहीं ये किसी का षड्यंत्र तो नहीं, इसलिए हमने अभी तक इसको छुपा के रखा था। विदिशा के पिता के मुंह से कहानी सुनकर वहां एकदम से चुप्पी छा गई थी। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा था कि तत्कालीन महाराज चंद्रमौली और प्रधानमंत्री आखिर इतनी बड़ी बात सबसे छुपा क्यों सकते हैं, क्योंकि शक्ति मौली के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच करने से लेकर उसे दंड सुनाने तक यही दोनों लोग शामिल थे। इससे पहले इस बारे में कोई अपने विचार प्रकट करता, महारानी विजया देवी ने कुलगुरु की ओर देखा और बोली, अब इसका कोई उपाय सुझाइए गुरुवर, हमें जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना होगा। कुलगुरु ने बिना होंठ हिलाए हुए कहा और विकल्प तलाशने लगे थे। सिद्धार्थ ईटानगर बस स्टैंड पर पहुंच चुका था। उसने वहीं से पेमा को फोन किया और फोन उठने के बाद बोला, कहाँ है भैया आप? आ गए आप सिद्धार्थ बाबू। पेमा की आवाज सिद्धार्थ के कानों में गूंजती चली गई। हाँ, बस स्टैंड पर हूँ। सिद्धार्थ ने इधर से पेमा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, आप इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। पेमा ने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब देते हुए कहा। जब पेमा सिद्धार्थ से बात कर रहा था तब उसे लगा कि जैसे पेमा दौड़ रहा हो, लेकिन जब तक वो पेमा से इस बारे में कोई सवाल पूछता कि फोन कट गया था। सिद्धार्थ का शक एकदम सही था, पेमा सच में दौड़ रहा था। उसने जब विक्रम के बारे में पता किया तो पता चला कि उसके साथ एक लड़की भी रहती थी जो कि उसी इलाके में रहती थी जहां पेमा अभी था, और रॉबर्ट के आदमी भी उसी लड़की को ढूंढ रहे थे, क्योंकि रॉबर्ट के दिमाग में आए हुए एक आइडिया ने सारी कहानी पलट दी थी। 3-4 दिन पहले जब रॉबर्ट को विक्रम का कोई सुराग नहीं मिला तो उसके दिमाग में एक बात आई कि इतना लाश सप्लाई करने वाला विक्रम जरूर किसी अस्पताल में काम करता होगा, और उसने यही सोचकर वहां के सारे अस्पतालों में गुपचुप तरीके से विक्रम के बारे में जानकारी निकालने लगा, और उसका ये शक सच निकला। विक्रम पिछले 3 साल में ईटानगर के सभी अस्पतालों में काम कर चुका था, लेकिन इससे उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ वही जानकारी उपलब्ध थी जो कि उसके पास पहले से ही मौजूद थी। वो विक्रम से सिर्फ उस लाश के बारे में बातचीत करना चाहता था। उसे लग रहा था कि हो न हो सिंडिकेट के आदमियों के मरने और इस लाश में जरूर कोई संबंध है, लेकिन वो यही कड़ी ढूंढ नहीं पा रहा था, और इस कड़ी को ढूंढने के चक्कर में उसने एक ऐसा नाम खोज निकाला था, वो थी रानी। जिस जिस हॉस्पिटल में विक्रम काम करता था उसी हॉस्पिटल में रानी भी उसके दूसरे दिन से काम पर जाने लगी थी, और यहीं से उसने खोज करनी शुरू कर दी और उसे रानी का एड्रेस मिल गया। जैसे उसे रानी का एड्रेस मिला था वैसे ही पेमा ने भी रानी का एड्रेस ढूंढ निकाला था और उसके घर की तलाशी ले रहा था, लेकिन तब तक रॉबर्ट के आदमी वहां पहुंच गए और पेमा उन्हें देखकर सकपकाया और वहां से भाग निकला, और वो आदमी उसे रानी का कोई खास समझकर उसके पीछे दौड़ पड़े। पेमा गलियों से होते हुए भाग रहा था और रॉबर्ट के आदमी उसे खोज रहे थे, लेकिन वो उन्हें चकमा देने में सक्षम हो गया और एक गली में जाकर छुप गया। वहां उसने अपने सिर पर पहनी कैप उतारी और कुछ कपड़े इधर उधर करके अपना हुलिया बदला और पागलों की भांति उसी ओर चल पड़ा जिधर रॉबर्ट के आदमी खड़े हुए थे। उसे अपनी तरफ आता देख वो थोड़ा सा सावधान हुए, और जब पेमा उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उससे पूछा, किसी को इधर से भागते देखा है? पेमा ने हाँ में सिर हिलाया और एक गली की तरफ इशारा कर दिया, और वो लोग बेतरतीब उधर ही दौड़ पड़े। भले ही रॉबर्ट ने रानी के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर ली थी, लेकिन अभी भी उसे सिद्धार्थ का इलाज करने वाले डॉक्टर की लाश के बारे में कोई खास जानकारी हासिल नहीं हो रही थी। वो बार बार अपना सिर खुजला रहा था और अपने आप से बातें किए जा रहा था। सिंडिकेट के उसूलों के खिलाफ जाकर आखिर विक्रम ने ऐसी गलती क्यों की? जरूर ये लाश हड़बड़ी में दी गई थी। जरूर विक्रम के पास जंगल में हुई सिंडिकेट के आदमियों की झड़प के बारे में कोई जानकारी होगी। या हो सकता है कि ये वही बंदा हो जिससे झड़प हुई थी, लेकिन इसके शरीर में कोई गोली नहीं लगी है, और उसे जानकारी मिली थी कि जिससे उसकी झड़प हुई थी उसे गोली लग गई थी, लेकिन किसी भी अस्पताल में उसका जिक्र नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई राज है, और मुझे जल्द से जल्द उस राज का पर्दाफाश करके मास्क मैन को उसके बारे में बताना होगा। इधर रॉबर्ट विक्रम को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, उधर विक्रम अपने आप को बचाने के चक्कर में ऐसे नासूर को कुरेदने जा रहा था जिससे आने वाले समय में कई सारे लोगों की जिंदगियां पलटने वाली थी।
वो ये नहीं जानता था कि वो जो करने जा रहा है उससे कई सारे राज खुल जाएंगे और कई लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे, यहाँ तक कि मास्क मैन का भी। और इसी चक्कर में एक कमरे के अंदर बेचैनी से टहल रहे विक्रम ने अपने दोस्त को फोन किया और घंटी जाने के बाद जब फोन उठा तो उससे पूछा, क्या हुआ, इंतजाम हुआ? इतना जल्दी थोड़े ना होगा, आय प्रमाण पत्र थोड़े बनवाना है, तुम जो बनवाने को कह रहे हो उसमें समय लगता है भाई। उसके कानों में अपने दोस्त की आवाज सुनाई दी। ठीक है कहकर विक्रम ने फोन काट दिया और वहीं पड़े एक तख्त के ऊपर धम्म से बैठ गया और किसी सोच में व्यस्त हो गया। इधर विक्रम अपने बचने का रास्ता ढूंढे जा रहा था और उधर पेमा उन लोगों के चंगुल से बाहर निकल चुका था और उसने अपनी गाड़ी निकाली और बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा, जहां पर सिद्धार्थ बैठा उसका इंतजार कर रहा था। चोर चोर, एक लड़की की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। सिद्धार्थ के कानों में वो आवाज किसी मिश्री सी घुल गई। उसने सिर उठाकर देखा तो देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, गोल मासूम चेहरा और खुले हुए बालों में वो उसी की ओर दौड़ती चली आ रही थी। उस पर नजर पड़ने के बाद सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। बस स्टैंड पर आने जाने वाली गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाजें उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रही थी। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई पड़ी थी, वैसे ही उसे वो लड़की दिखाई दे रही थी। वो ऐसा लग रही थी कि जैसे किसी मदमस्त हवा का झोंका उसी ओर चला आ रहा हो। वो उठा और बिना कुछ सोचे उसकी तरफ चल पड़ा, जैसे वो किसी सम्मोहन में हो। वो उसकी तरफ आ रही थी। वो बाहों को खोले हुए हल्के हल्के कदमों से उसकी ओर जा रहा था। उसके कानों में प्रेम भरी धुन वाला सितार बजने लगा था। जैसा लग रहा था कि वहां वो और सिर्फ वो लड़की है। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ आगे जा रहा था और वो उसके बाहों में आने के बजाय उसके बगल से गुजर गई। उसके कानों में एक आवाज गूंजी, बेशरम कहीं के। और वो स्टैंड का शोर फिर से उसके कानों में गूंज गया। आखिर पेमा क्यों ढूंढ रहा था विक्रम और रानी को? क्या वो सिर्फ सिद्धार्थ को बचाना चाहता है या फिर इसके पीछे है उसका कोई और मकसद? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।